आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, और आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम आज अपने पास पेपर से सवाल करेंगे, और वो है 2001 का क्वेश्चन नंबर 7। आज का बड़ा सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 किस्म की इन्वेंट्रीज़ होती हैं। ये आप अपने पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक के लिए एक बार ज़हन नशीन कर लीजिए। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको 3 इन्वेंट्रीज़ मिलेंगी, एक वर्क इन प्रोसेस, एक मटेरियल और एक फिनिश गुड। ये इन्वेंट्रीज़ बिगिनिंग भी होती हैं, ये इन्वेंट्रीज़ एंडिंग भी होती हैं। एंट्री इनमें से किसी भी इन्वेंट्री की नहीं बनती, एंट्री इनमें से किसी भी इन्वेंट्री की नहीं बनती है, एंट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन की बनती है। तो इसलिए ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि एंट्री बनाते वक्त आपने बिगिनिंग और एंडिंग दोनों इन्वेंट्रीज़ को एंट्री में जो है वो काउंट नहीं करना। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। 2001 का क्वेश्चन नंबर 7 है, हकीम एंड कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑन 1 नवंबर 2001। आज से पहले जो हमने जॉब ऑर्डर के क्वेश्चन किए उनमें से किसी भी क्वेश्चन में इन्वेंट्री नहीं थी। ये आज फर्स्ट टाइम जो है वो इन्वेंट्री आई है बिगिनिंग, और इन्होंने आपको मटीरियल की इन्वेंट्री दी है 45,000, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री दी है 60,000, फिनिश गुड की इन्वेंट्री दी है 37,000। ऑब्वियसली इसकी एंट्री तो नहीं बनेगी, लेकिन सर इसका कहाँ पे काम होगा, तो जहाँ पे इसका काम होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा आपको द कंपनी यूजेज द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग नवंबर। और फिर इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन्स दी। ये वही तमाम ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका फॉर्मेट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, और आप उसकी एंट्री बनाते आए हैं। तो आपको बेटा वो फॉर्मेट से वो एंट्रीज याद करनी है। वैसे तो खैर वो ऐसे याद करने वाली नहीं है, वो समझने वाली हैं, और वो आपको समझ में आ गई हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट में कहते हैं आपसे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन्स। एक बात, और ब्रैकेट में जो उन्होंने बात की है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, इंक्लूडिंग एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ज़रा इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसने इन 2 एंट्री के बारे में ख़ास तौर पे कहा है कि एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी वो 11वीं एंट्री फिनिश गुड, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी वो 12वीं एंट्री। सवाल ये कि सर इसने जानबूझ के ख़ास तौर पे ऐसा ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो ये मैं आपको जब सवाल एंड होने वाला होगा उस वक्त मैं बताऊंगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। फिलहाल आइए आप इसके ट्रांजेक्शन्स पे, और इसकी हम बनाते हैं एंट्री। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे मैसर्स हकीम एंड कंपनी, और बना क्या रहे हम, जर्नल। आइए सबसे पहले कहते हैं मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। बेटा मैंने मटेरियल की परचेज से मुतालिक आपको फॉर्मेट में पहले ही बता दिया था कि जब हम मटेरियल परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करते वक्त चाहे डायरेक्ट परचेज़ करें या इनडायरेक्ट परचेज़ करें, दोनों एक साथ परचेज़ करें। मटेरियल की परचेज़ करते वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कोई तमीज़ नहीं होती है। वो सारा का सारा मटेरियल चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो या दोनों मिलाकर हो, उसकी सिर्फ एक एंट्री बनती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और वो क्या एंट्री बनती है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उधार है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, और अगर कैश है तो कैश क्रेडिट। तो ये आपने इसकी पहली एंट्री बना दी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 1,50,000। फिर इसके बाद नंबर बी में कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन ₹90,000 एंड सप्लाईज ₹20,000। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब है कि फैक्ट्री से गोदाम में कहा गया कि हमें इतना मटेरियल भेजा जाए प्रोडक्शन के लिए, तो वो मटेरियल जिसके लिए प्रोडक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो सप्लाईज़ है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो बेसिकली ये गोडाउन से
जो है वो वेयर हाउस से प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री पे ये मटेरियल इशू किया गया है, जिसमें प्रोडक्शन वाला मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है और सप्लाईज वाला जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो जब आप जो है वो मटेरियल इशू करते हैं फैक्ट्री को, तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए आप एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट, कितना है 90,000, और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए आप डेबिट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और वो कितना है 20,000। और क्रेडिट में क्या लिख देंगे आप, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 1,10,000। नरेशन बहुत सिंपल है, इसकी नरेशन आप बना लेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड इशू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल टू जॉब। फिर इसके बाद नंबर सी में कहते हैं मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 6,000, यानी वो जो आपने ये वाला मटेरियल ख़रीदा था, अगर इसको ख़रीदने के बाद आपको ये लगा कि इसमें कुछ डिफेक्टिवनेस है, सही नहीं है, तो आप इस मटेरियल को वापस भी कर सकते हैं। तो इस मटेरियल को वापस करने का मतलब है कि ये मटेरियल जो है वो आपने रिटर्न कर दिया, और सिंपल मटेरियल को रिटर्न करने के लिए आपने अपनी पहली वाली एंट्री परचेज वाली एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ये आपने इसकी तीसरी एंट्री बना दी, अकाउंट पेबल डेबिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है इसका, 6,000। अच्छा, यहीं से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, चूँकि ये मुझे याद आ गया तो मैं आपको यहीं बता देता हूं, ताकि अगर किसी सवाल में आए तो आप उसको कर लें। देखो बेटा, एक तो ये है कि वो मटेरियल जो कि मैंने ख़रीदा था, अभी मैंने उसको इशू नहीं किया, ख़रीदा था, देखा ख़राब है, मैंने उसको सप्लायर को वापस कर दिया, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि ये ख़रीदा हुआ मटेरियल वापस हुआ है, तो फिर ये ख़रीदी वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल हमने परचेज़ किया, उसको हमने देखा, उसका हमने इंस्पेक्शन नहीं किया, या हमने उसको क्लियर नहीं किया कि ये डिफेक्टिव है या बिल्कुल सही है, और हमने उसको उठा के फैक्ट्री को इशू कर दिया प्रोडक्शन के लिए। अब जब ये हमने प्रोडक्शन को इशू किया तो प्रोडक्शन वालों ने बोला कि भाई ये तो डिफेक्टिव है, प्रोडक्शन वालों ने हमें वापस कर दिया। तो जब प्रोडक्शन वाले हमें वापस करेंगे तो फिर हम इस वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये वाली एंट्री वो होती है जिसके अंदर हम मटेरियल को फैक्ट्री पे इशू करते हैं, ये वाली एंट्री वो होती है जिसको हम मटेरियल को ख़रीदते हैं। तो अगर ख़रीदा हुआ मटेरियल सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री रिवर्स होगी। लेकिन अगर हमने कोई मटेरियल प्रोडक्शन पे इशू कर दिया और प्रोडक्शन वालों ने हमें वापस कर दिया, तो ज़ाहिर है जब इशू किया था तो ये एंट्री बनाई थी, अब जब प्रोडक्शन वाले हमें वापस कर देंगे तो हम इसी एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहीं पर दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि सर हमने जब इशू किया था तो हमने डायरेक्ट भी किया था और इनडायरेक्ट भी किया था। फ़र्ज़ कीजिए कि प्रोडक्शन वालों ने कहा कि भाई इनडायरेक्ट मटेरियल तो बिल्कुल सही है, डायरेक्ट मटेरियल में कुछ ख़राबी है, वो हम वापस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर आप ये वाली एंट्री जब रिवर्स करेंगे तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का पोर्शन छोड़ के सिर्फ इस वाली एंट्री को, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल वाली एंट्री को आप रिवर्स करेंगे, इनडायरेक्ट को रिवर्स नहीं करेंगे। सवाल ये कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि एंट्री कौन सी रिवर्स करनी है, आया ये कौन सा मटेरियल वापस हो रहा है, वो जो हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन से हमें वापस हो रहा है। तो देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है कि मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि बेसिकली ये ख़रीदा हुआ मटेरियल जो है वापस हो रहा है, इसलिए हमने इस वाली एंट्री को रिवर्स किया। सही है जी, अजान हो रही है, इंशाल्लाह फिर अजान के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद नंबर डी है एक्रूड पेरोल रुपीज़ 1,05,000 इंक्लूडिंग पेरोल फॉर इनडायरेक्ट लेबर रुपीज़ 15,000। एक्रूड पेरोल का मतलब पेरोल लेबर को कहते हैं। तो टोटल जो पेरोल है वो 1,05,000 है, और आगे कह दिया इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर 15,000, यानी 15,000 रुपये इसमें इनडायरेक्ट लेबर शामिल है। तो फिर डायरेक्ट लेबर कितनी बनी, 90,000। तो बताइए डायरेक्ट लेबर की क्या एंट्री बनेगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 15,000, और क्रेडिट में आ जाएगा फैक्ट्री पेरोल। बेटा हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने आज तक अभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री अलग अलग बनाई हो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की एंट्री अलग अलग बनाई हो। हमने हमेशा दोनों की एंट्रीज मिक्स करके बनाई है,
हाउएवर ये मैंने आपको फॉर्मेट में दोनों की अलग अलग एंट्री दी है, ये अलग अलग भी बन सकती है और एक साथ भी बन सकती है। फिर कहते हैं सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंकर्ड। सन्ड्री का मतलब अदर्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम ये कह सकते हैं वो कहना चाह रहा है अदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इंकर्ड 1,10,000, यानी वो जो इंकर्ड हो जाते हैं वो बेसिकली हो जाते हैं, और हो जाने का मतलब है वो एक्चुअल हो गए। तो ये आपकी एंट्री बन गई एक्चुअल FOH की। क्या एंट्री बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितना है? 1,10,000। चलिए इसके बाद नंबर F है पेड टू अकाउंट पेबल रुपीज़ 56,000। ये सिंपल फर्स्ट ईयर जैसी एंट्री आपकी, यानी पेड टू क्रेडिटर वाली, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 56,000। फिर इसके बाद कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर से कलेक्शन की। ये दोनों एंट्री फॉर्मेट में नहीं है, सिंपल आपकी फर्स्ट ईयर जैसी एंट्री हैं। क्या एंट्री बन जाएगी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल पेड। जबकि आप ये वाली एंट्री पार्ट 1 में अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, और ये एंट्री बन जाएगी कितने से? 90,000। फिर इसके बाद फिर इसके बाद FOH अप्लाइड एट द रेट ऑफ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी FOH अप्लाइड वाली एंट्री। क्या एंट्री बन जाएगी इसकी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड FOH अप्लाइड क्रेडिट। FOH क्रेडिट में होते ही अप्लाइड वाले हैं, इसलिए अगर आप FOH के आगे अप्लाइड ना भी लिखें तो FOH क्रेडिट वाले अप्लाइड होते हैं और डेबिट वाले एक्चुअल होते हैं। अब वो ये कहता है कि ये जो FOH हैं ये आपके डायरेक्ट लेबर का 110% है। तो देखिए आपकी डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 90,000, और 90,000 का अगर मैं 110% लूँ तो ये कितना बनेगा? 99,000। सही है जी। और अब आपके इस सवाल के अंदर आ गया ट्विस्ट। अब बहुत गौर से सवाल को समझना है, क्योंकि बेसिकली मैंने इसी वक्त के लिए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको ये सवाल करवाया है। और अब वो ये कहता है आपसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नवंबर 30 65,000, यानी जो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है वो है 65,000। तो क्या हमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री से कोई एंट्री बनाने के लिए मकसद है? तो बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कहते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री नवंबर 30 55,000। तो बेटा इन्वेंट्री तो चाहे बिगिनिंग हो या एंडिंग हो, WIP की हो या फिनिश गुड की हो या मटेरियल की हो, हमें किसी भी इन्वेंट्री की एंट्री नहीं बनानी होती है। तो अगेन ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। एंड द लास्ट इज सेल्स ऑन अकाउंट। तो ज़रा देखिए उसने 11वीं एंट्री नहीं बताई, जो कितना का माल फिनिश्ड हुआ यानी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं बताई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बताई, यानी 12वीं एंट्री भी नहीं बताई। डायरेक्ट उसने 13वीं एंट्री बताई है आपको, सेल वाली। अब आपको बात समझ में आ रही है कि उसने रिक्वायरमेंट के अंदर लाजमी ब्रैकेट में ये बात क्यों कही, इंक्लूडिंग एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी फिनिश गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी वजह यही थी बताने की, इस सवाल के अंदर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट में, कि बच्चों को बता दिया जाए कि अगरचे इसके अंदर आपको फिनिश गुड यानी 11वीं एंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 12वीं एंट्री का टाइटल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने ये बनानी है। मैं ये कहता हूँ कि ये आपको एंट्री में ब्रैकेट में ये ऑप्शन ना भी देता तब भी बेटा 11वीं और 12वीं के बगैर 13वीं एंट्री नहीं बन सकती। यानी मैंने आपको ये बात शुरू से बता दी है कि जब सवाल एंड होगा तो 11वीं एंट्री फिनिश गुड वाली, 12 एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली और 13 एंट्री सेल वाली, ये तीनों लाइन से जब तक नहीं बनेंगी सवाल हमारा एंड नहीं होगा। और इन तीनों के बगैर 11वीं 12वीं के बगैर 13वीं नहीं बन सकती, 11वीं के बगैर 12वीं नहीं बन सकती। इसका ख्याल रखना है आपने। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये कि सर यहाँ पे 11वीं एंट्री तो हमें नहीं बताई। अब जाइए अपने नोट्स में और आपके नोट्स के दूसरे वाले पेज पे जाके देखिए, मैंने नोट लिखवाया था
कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स नॉट गिवन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स गिवन ना हो तो आपको क्या करना है, किसका टी अकाउंट बनाना है, WIP का। तो आइए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वही काम जो हमने लास्ट क्लास में किया था, आज उसी काम को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सीखेंगे। ये मुझे चूँकि बनानी है अपनी 11वीं एंट्री फिनिश गुड वाली, इसलिए अब मैं यहाँ पे किसका टी अकाउंट बना रहा हूँ, WIP का। आपको याद होगा बेटा लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा किया था, बट जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला टी अकाउंट बनाया था तो हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस नहीं था, तो मैंने नील लिख दिया था। बट आज की क्लास में मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस है, तो जाके देखिए सवाल के शुरू में वर्क इन प्रोसेस का कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको, 60,000। तो ये लिखा आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोसेस जहाँ जहाँ एंट्री में नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैं जाके लिख दूंगा। जैसे वर्क इन प्रोसेस एक नज़र आ रहा है डेबिट में कितना, 90,000 मटेरियल। फिर दूसरा वर्क इन प्रोसेस एक और डेबिट में नज़र आ रहा है कितना, 90,000 पेरोल। और फिर एक और वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है हमें कितना, 99,000 FOH। इसके अलावा हमें कहीं पर भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट या क्रेडिट में नज़र नहीं आ रहा। अब हम कर लेंगे इसका टोटल, सही है जी, ओके। 9 और 9 और 9, 270, 270 और 60, 330, 330 और 9, 339। क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फ़र्क यह है कि पिछले वाले सवाल में जो मैंने लास्ट सवाल कराया था उसमें ये बिगनिंग बैलेंस नहीं था, बाकी 3 चीज़ों से ऐसे थी। फिर उसके बाद अगर आप अपने सवाल के नंबर आई पॉइंट में जाके देखें तो उसमें आपको उन्होंने वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री बताई है 65, जिसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि जो एट दी एंड हमारे पास काम अभी जारी है वो कितना है, 65,000। इसका मतलब ये हुआ वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड आपको ये बताती है कि आपने टोटल इतना काम किया, और बैलेंस ये बताता है कि अभी इतना काम ऐसा है जो जारी है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप अपने इस टोटल में से ये एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, फिनिश गुड का अमाउंट। तो आइए ज़रा देखते हैं कितना अमाउंट बनता है ये, 339 माइनस 65, 2,74,000, यानी 2,74,000 रुपये का काम हमने मुकम्मल कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फिनिश्ड गुड्स। और ये आपने इसका टोटल कर लिया 3,39,000, सही है। अब ये देखिए बेसिकली मुझे ये वाली एंट्री बनानी थी जिसका अमाउंट मेरे पास नहीं था। अब मेरे पास अमाउंट आ गया। अब मैं जाऊंगा और जाके इसकी एंट्री बना दूंगा, नंबर आई, फिनिश्ड गुड्स डेबिट 2,74,000 एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 2,74,000। तो बेटा अगर वो आपको सवाल में डायरेक्ट ही अमाउंट बता दे फिनिश गुड का तो फिर तो ये सब कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सिंपल आपने एंट्री बना दी, अमाउंट लिख दिया। नहीं बताता अमाउंट तो बेटा एंट्री तो फिर भी बनानी होगी, फिर टी अकाउंट बना के इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और इससे ज़्यादा मज़ीद कोई मुश्किल भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। बट स्टिल हमारे पास अब 12 वाली एंट्री का अमाउंट नहीं है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जाके देखिए हम कौन सा टी अकाउंट बनाते हैं, फिनिश गुड का। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप ये टी अकाउंट बना के ये लिखते हैं तो इसकी एंट्री ज़रूर बना दीजिएगा, उसके बाद अगले वाले टी अकाउंट पे जाएंगे आप। अब मैं एक और टी अकाउंट बना रहा हूँ। वजह क्या है टी अकाउंट बनाने की एक और, क्योंकि मुझे अब चाहिए अपनी 12वीं एंट्री यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए अमाउंट। तो अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अमाउंट के लिए मुझे एक टी अकाउंट बनाना पड़ रहा है विच इज़ फिनिश गुड। अब अगर इसका भी बिगनिंग बैलेंस है तो ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट सवाल से उठा लीजिए। हमारे पास इसका बिगनिंग बैलेंस मौजूद है, कितना है, 37,000। तो ये लिखा आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000। अब फिनिश गुड्स से रिलेटेड सिर्फ एक ही एंट्री और वो ये है, इसीलिए मैंने कहा कि इस एंट्री को बनाए बगैर इस टी अकाउंट पे मत जाइएगा, एंट्री पहले बना लीजिएगा। अब ये डेबिट है तो ये लीजिए, ये मैंने कर दिया डेबिट 2,74,000 वर्क इन प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे टोटल 274 प्लस 37,000 यानी 3,11,000। अब इसके दूसरे साइड पे
हमें मालूम करना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। तो अब आप जाके देखिए अगले पेज पे आपको फिनिश गुड की इन्वेंट्री नज़र आ रही है 55,000 रुपये। तो ये लीजिए, जैसे मैंने इसकी इन्वेंट्री को कैरी डाउन किया था, अब मैं इसकी इन्वेंट्री को कैरी डाउन कर दूंगा 55,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल फिनिश माल पड़ा हुआ है वो उतना है, इसमें से इतना माल नहीं बिक सका, बच गया। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जो मिसिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन अ नटशेल WIP के टी अकाउंट से जो ये मिसिंग वैल्यू आती है उसको फिनिश गुड कहते हैं, और फिनिश गुड के टी अकाउंट से जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। तो अगर हम ये 3,11,000 में से इसकी बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करते हैं विच इज़ 55,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2,56,000 का माल बेच दिया। तो इसको हमने क्या नाम दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,56,000। और ऐसे ही हम इसका यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे। अब ये वाली जो एंट्री अब हम यहाँ पे बना देंगे जो कि हमारे फॉर्मेट की 12वीं एंट्री है, वो क्या एंट्री बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 2,56,000 और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट 2,56,000। तो बेटा आप ये देखिए कि मैंने आपको आज के सवाल में 11 और 12 एंट्री का एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट बताया, जिसके मुताबिक आप अपनी 11 और 12 एंट्री अगर वो सवाल में ना मिले तो आप इस तरीके के टी अकाउंट्स बना के ये 11 और 12 वाली एंट्री जो है का अमाउंट मालूम कर सकते हैं। इसके बगैर आपने आगे नहीं जाना, यानी ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपने कि अगर इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी, बनेगी बट इस तरह टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। अब 13 पैटर्न की 13 एंट्री सिंपल है, सेल्स ऑन अकाउंट 4,05,000। तो ये आपने इसकी एंट्री बना दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 4,05,000। अब बताइए कोई मुश्किल, कोई परेशानी। अब हम बात करते हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री की। और एडजस्टिंग एंट्री के लिए हमें कौन सा टी अकाउंट बनाना पड़ता है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग दोनों एंट्री के लिए एक टी अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवर हेड। और ये बात भी हमेशा ध्यान में रखिए, फैक्ट्री ओवरहेड की जो क्रेडिट साइड होती है वो अप्लाइड होती है और जो डेबिट होती है वो एक्चुअल होती है। ये लीजिए, ये मैंने आपके सामने लिख दिया एक्चुअल और ये आ गई अप्लाइड। अच्छा, जैसे WIP फिनिश गुड या मटेरियल के बिगनिंग बैलेंस होते हैं, इस तरह FOH के नहीं होते, इसलिए FOH के टी अकाउंट में डायरेक्ट आपको ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी होगी। तो देखिए हमारा पहला FOH है कितने से, 20,000, इसको हम बोलेंगे कि हमारा एक्चुअल है। इसके रेफरेंस आप बेशक ना लिखिए, कोई मुजायका नहीं है। फिर इसके बाद डेबिट है 15,000, फिर इसके बाद डेबिट है 1,10,000, फिर इसके बाद क्रेडिट है 99,000। अच्छा, अब इसके बाद हमें मज़ीद कहीं पर फैक्ट्री ओवरहेड नज़र नहीं आ रहा। याद रखिए बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड की दोनों में से कोई साइड भी ज़्यादा या कम हो सकती है, इसके लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मटेरियल हो, WIP हो या फिनिश गुड हो, इसकी हमेशा डेबिट ज़्यादा होगी, क्रेडिट कम होगी। बट फैक्ट्री ओवरहेड में ऐसा नहीं होता, इसकी क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकती है और डेबिट भी ज़्यादा हो सकती है। हमने अब तक 2 सवाल किए, उसमें डेबिट ज़्यादा थी। इनफैक्ट जो तीसरा सवाल कर रहे हैं उसमें भी डेबिट ही ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, हम इसका टोटल कर लेते हैं, 1,10,000, 1,25,000 और 20, 1,45,000। एक 1,45,000। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आया वो इस जगह पर आया। फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंस को हम कभी भी बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से नहीं लिखते, ये डिफरेंस बनता है 46,000। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हम इस डिफरेंस को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बेटा एडजस्टिंग एंट्री की हद तक तो ये बहुत सिंपल है, चाहे डिफरेंस इस साइड पर है या इस साइड पर है, आपने इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से लिखना है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी एडजस्टिंग एंट्री। आप बताइए फैक्ट्री ओवरहेड के किस साइड पे एडजस्टमेंट हुई है, क्रेडिट, जिसका मतलब है कि मुझे एडजस्टिंग एंट्री में FOH क्या करना चाहिए, क्रेडिट कितना, 46,000। तो फिर डेबिट क्या करना चाहिए, जो इसका रेफरेंस है विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर यही डिफरेंस, अगर ये टोटल वहाँ ज़्यादा होता और डिफरेंस यहाँ होता तो ये 46,000 भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही रेफरेंस से लिखा जाता, बट फिर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करता और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट करता।
इसलिए मैंने आपको बताया कि एडजस्टिंग दो में से कोई एक बनेगी, हमेशा दोनों नहीं बनेंगी, कोई एक बनेगी। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्लोजिंग एंट्री की। क्लोजिंग एंट्री के लिए मुझे FOH का टी अकाउंट दोबारा नहीं बनाना, मैं इसी FOH के टी अकाउंट से ही क्लोजिंग एंट्री बनाऊंगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अपनी जगह लिखा रहेगा, ये 99 अपनी जगह लिखा रहेगा, बस इस 46,000 को मैं या तो अंडर अप्लाइड बोलूँगा या ओवर अप्लाइड बोलूँगा। इसका बड़ा आसान तरीका है, आप खड़े हुए अप्लाइड साइड पे, अप्लाइड थी टोटल 99 और एक्चुअल थी टोटल 145, तो अप्लाइड कम है या ज़्यादा? ज़ाहिर अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है। अगर अप्लाइड कम हो तो उसकी एडजस्टिंग यहाँ पर होगी, अप्लाइड ज़्यादा हो तो ज़ाहिर पे वो साइड ज़्यादा होगी, ये कम हो जाएगी तो उसकी एडजस्टिंग यहाँ होगी। अगर अप्लाइड कम हो और एडजस्टिंग वहाँ हो तो आप इसको लिख देंगे अंडर अप्लाइड। अगर अप्लाइड ज़्यादा हो और उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो तो उसको लिख देंगे आप ओवर अप्लाइड। तो सेम 46,000 को मैं क्लोजिंग एंट्री के लिए क्या लिख दूंगा? अंडर अप्लाइड FOH। सही है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एडजस्टिंग एंट्री के लिए लिखा है और ये अंडर अप्लाइड FOH क्लोजिंग एंट्री के लिए। अब क्लोजिंग एंट्री का तरीकाकार क्या है ये भी समझ लीजिए। मेरे पास FOH की उस साइड पे दो चीज़ें हैं, एक FOH अप्लाइड 99,000, एक अंडर अप्लाइड 46,000। ये दोनों क्रेडिट साइड पर हैं, उनको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे हम? डेबिट। ये लीजिए मैंने डेबिट किया FOH अप्लाइड डेबिट 99,000 और अंडर अप्लाइड FOH 46,000। और यहाँ पे सब एक्चुअल है, ये वहाँ चला जाएगा, यानी FOH एक्चुअल 1,45,000। और यूँ आपका ये आज का एक सवाल कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल हुआ। ये 2001 का क्वेश्चन नंबर 7 था, ऊपर मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2001 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए सवाल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।